ये कहानी किम वीज़म की है, जो पढ़ाई में इतना होशियार था कि हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन उसकी शानदार रैंक के पीछे एक बेहद दर्द भरी जिंदगी छिपी थी, जिसमें खुशी नाम की कोई चीज नहीं थी। हर दिन ट्यूशन से घर लौटते ही उसके पिता उसे रात भर पढ़ाते थे। अगर उससे कोई सवाल गलत हो जाता तो वे बिना सोचे समझे उसके सिर पर मार देते थे, और जब वही सवाल सही निकलता तब उसके सिर पर हाथ फेरकर उसकी तारीफ करते थे। लगातार दबाव में जीते जीते वीज़म अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसमें डिप्रेशन जैसे लक्षण दिखने लगे थे। एक दिन उसने अपनी माँ की दवा खाने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी माँ ने पूछा कि आखिर उसे क्या परेशानी है तो उसने कुछ भी नहीं बताया। हर रात उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उन दर्द भरे पलों में सिर्फ उसका पुराना म्यूजिक प्लेयर ही उसे थोड़ी राहत देता था। शायद यही वजह थी कि वो हमेशा ईयरफोन लगाए रखता था। कुछ समय बाद उसके पिता ने उसका स्कूल बदल दिया। नई क्लास के होमरूम टीचर ने जैसे ही उसकी पढ़ाई का रिकॉर्ड देखा, वो बहुत खुश हो गया। उसने वीज़म की खूब तारीफ की, लेकिन वीज़म के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और वो किसी इंसान से ज्यादा एक मशीन जैसा लग रहा था। टीचर उसे क्लास में लेकर गया और सबसे उसका परिचय कराया। तभी यून्नी देर से क्लास में पहुंचा। उसे देखकर टीचर ने बस कुछ बातें सुनाई और उसे बैठने दिया। इसके बाद टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को एक एक कागज दिया और कहा कि हर कोई उस पे अपना फ्यूचर ड्रीम लिखे। अगले दिन सबको वो पेपर जमा करना था। उस रात वीज़म के पिता ने वो पेपर देखा और बेटे से पूछे बिना उस पर लिख दिया कि उसका सपना डॉक्टर बनना है, जबकि वीज़म खुद ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास विरोध करने का कोई मौका ही नहीं था। अगले दिन स्कूल पहुंचते ही वीज़म ने देखा कि हॉर्नगिल और उसका ग्रुप एक लड़के को बेरहमी से पीट रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उनके लिए ब्रेड नहीं खरीदी थी। वीज़म ने इस लड़ाई में कोई दखल नहीं दिया और वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर होमवर्क करने लगा। इसी बीच हॉर्नगिल से गलती से वीज़म का म्यूजिक प्लेयर नीचे गिर गया। वीज़म तुरंत उसे उठाकर देखने लगा। तभी उसकी नज़र हॉर्नगिल पर गई, जो उस लड़के के सिर पर बार बार मार रहा था। ये देखकर उसे अपने पिता की याद आ गई, वही मार और वही तरीका। ये सब देखते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने हॉर्नगिल पर जोर से चिल्ला दिया। वीज़म का ऐसा रूप देखकर पूरी क्लास हैरान रह गई। हॉर्नगिल को भी यकीन नहीं हुआ कि नया स्टूडेंट उसके सामने आवाज़ उठा रहा है। वो तुरंत आगे बढ़ा और उसने वीज़म को एक जोरदार लात मार दी। पूरी क्लास चुपचाप देखती रही, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बीच में आए। घंटी बजने के बाद ही हॉर्नगिल रुका। स्कूल खत्म होने के बाद हॉर्नगिल और उसके साथी फिर से वीज़म का रास्ता रोक लेते हैं। वो उससे पूछता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। जैसे ही वीज़म अपना वॉलेट निकालता है, हॉर्नगिल उसे छीन लेता है। अंदर काफी पैसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि वीज़म अमीर परिवार से है। इसके बाद हॉर्नगिल जबरदस्ती वीज़म के फोन में अपना नंबर सेव करवाता है और धमकी देता है कि उसके हर मैसेज का जवाब 10 सेकंड के अंदर देना होगा। अगर 1 सेकंड भी देर हुई तो उसे मुक्का पड़ेगा। वीज़म के जाने के बाद हॉर्नगिल अपनी बहादुरी की बातें सुनजुन के सामने करने लगता है, लेकिन सुनजुन कहता है कि उसे नहीं लगता वीज़म उससे डरता है, क्योंकि उसके चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं था। हॉर्नगिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसे पूरा यकीन था कि वीज़म अंदर ही अंदर डर से कांप रहा है। घर लौटकर वीज़म फिर उसी दर्द भरी दिनचर्या में फंस जाता है। उसके पिता उसे देर रात तक पढ़ाते हैं और सोने से पहले वो खुद को चोट पहुंचाता है। अगली सुबह उसके पिता उसे स्कूल छोड़ते हुए चेतावनी देते हैं कि अगर अगली परीक्षा में उसके नंबर कम आए तो CRM स्कूल में उसे टॉप क्लास से हटाकर इंटरमीडिएट क्लास में भेज दिया जाएगा। उसी समय हॉर्नगिल का मैसेज आता है, जो याद दिलाता है कि आज ब्रेड खरीद कर लाना मत भूलना। लेकिन वीज़म बिना कोई जवाब दिए अपना फोन बंद कर देता है। क्लास में पहुंचते ही हॉर्नगिल ब्रेड के बारे में पूछता है। वीज़म शांत आवाज में कहता है कि वो भूल गया। ये सुनते ही हॉर्नगिल गुस्से में उसके ईयरफोन छीन लेता है। म्यूजिक प्लेयर देखकर उसे वो बहुत पसंद आ जाता है और वो ऐलान कर देता है कि अब ये उसी का है। लेकिन वीज़म किसी भी हालत में अपना म्यूजिक प्लेयर खोना नहीं चाहता था। वो हॉर्नगिल के पास जाकर बहुत शांत तरीके से कहता है कि वो उसे वापस कर दे। वो समझाता है कि ये उसके लिए बहुत कीमती चीज है। हॉर्नगिल उसकी बात सुनकर उसे पागल कहता है, लेकिन वीज़म पीछे नहीं हटता। वो साफ कह देता है कि चाहे जितनी मार पड़े, उसे अपना म्यूजिक प्लेयर वापस चाहिए। वीज़म की आंखों में वो जिद देखकर हॉर्नगिल मुस्कुराता है। वो ईयरफोन उतारता है और कहता है कि ठीक है, वापस कर देता हूँ। जैसे ही वीज़म पास आता है, हॉर्नगिल जानबूझकर म्यूजिक प्लेयर को नीचे गिरा देता है। इतना ही नहीं, वो उस पर पैर रखकर उसे कुचल देता है और वीज़म को घूरने लगता है। फिर वो उसके सिर पर मारता है और गंदी गंदी गालियां देने लगता है।
इस बार वीज़म खुद को रोक नहीं पाता। वो सीधे हॉर्नगिल के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। मुक्का लगते ही हॉर्नगिल उड़कर यूनी की डेस्क से टकराता है और उसकी नींद खुल जाती है। यूनी चश्मा पहनकर धीरे से खड़ा हो जाता है। अपनी बेइज्जती सहन न कर पाने वाला हॉर्नगिल तुरंत अपने साथियों से क्लास का दरवाजा बंद करने को कहता है। इसके बाद वो वीज़म पर हमला कर देता है। देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। क्लासरूम की डेस्क और कुर्सियां इधर उधर बिखर जाती हैं। बाकी स्टूडेंट्स सिर्फ खड़े होकर ये सब देखते रहते हैं। आखिर में वीज़म हॉर्नगिल को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और पूरी ताकत से उसका गला दबाने लगता है। हॉर्नगिल के साथी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन यूनी उन्हें रोक देता है। उसका कहना था कि ये दोनों की सीधी लड़ाई है और इसमें कोई बीच में नहीं आएगा। गुस्से में वीज़म लगभग अपना होश खो बैठता है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वो तुरंत हॉर्नगिल का गला छोड़ देता है और सबसे पहले अपना टूटा हुआ म्यूजिक प्लेयर उठाकर देखने लगता है। उधर हॉर्नगिल अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो चेयर उठाकर वीज़म पर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हमला सफल नहीं हो पाता। वीज़म पलटकर उसे लगातार 2 जोरदार मुक्के मारता है। इस बार हॉर्नगिल पूरी तरह हार चुका था। वीज़म किसी तरह खुद को संभालने के लिए अपने ईयरफोन पहन लेता है। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए अपनी सीट तक पहुंचता है। बैठते ही वो ऐसे होमवर्क करने लगता है जैसे कुछ देर पहले क्लास में इतनी बड़ी लड़ाई हुई ही न हो। स्कूल की छुट्टी के बाद यूनी उसके पीछे पीछे आता है। वो वीज़म की फाइटिंग स्किल्स की तारीफ करता है और उसे पहले से सावधान कर देता है कि अगली लड़ाई के लिए तैयार रहना, क्योंकि हॉर्नगिल के दोस्त इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। उधर सीआरएम स्कूल जाते समय बस में बैठे बैठे वीज़म को हॉर्नगिल की पिटाई वाला पल याद आने लगता है। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी दिखाई देती है। वो उसी एहसास में इतना खो जाता है कि अपना स्टॉप ही भूल जाता है। इसी कारण वो सीआरएम स्कूल देर से पहुंचता है। तब तक बाकी स्टूडेंट्स एग्जाम देना शुरू कर चुके थे। जब उसके पिता को पता चलता है कि वो देर से पहुंचा था, तो घर लौटते ही वे गुस्से में उससे पूछते हैं कि आखिर देर क्यों हुई। वीज़म झूठ बोल देता है कि बस में उसकी आंख लग गई थी। तभी उसके पिता फिर से टेस्ट की बात करने लगते हैं। पिता टेस्ट की बात शुरू करने ही वाले होते हैं, लेकिन उसकी माँ जानबूझकर टीवी की आवाज़ तेज कर देती है। मजबूर होकर उसके पिता सिर्फ इतना कहते हैं कि अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई की तैयारी करो। जैसे ही वीज़म अपने कमरे में पहुंचता है, उसे अपना दिवंगत बड़ा भाई दिखाई देता है। उसका भाई उसे एक म्यूजिक प्लेयर देता है और कहता है कि दिल लगाकर गाने सुना करो। अपने भाई को सामने देखकर वीज़म हैरान रह जाता है। उसके मन में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। असल में ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। उसके पिता कमरे में आ चुके थे। अगली सुबह स्कूल पहुंचते ही हॉर्नगिल और उसके साथी उसका पीछा करने लगते हैं। वीज़म खुद आगे बढ़कर हॉर्नगिल से माफ़ी मांगता है, लेकिन हॉर्नगिल उसे माफ़ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। रिसेस के समय वीज़म बाथरूम में था। तभी सुनजुन वहां आता है और आते ही उसे जोरदार लात मार देता है। फिर वो बाकी सभी स्टूडेंट्स को बाहर निकलने के लिए कहता है। डर के मारे सब बाहर चले जाते हैं, लेकिन यून की मज़ा देखने के लिए वहीं खड़ा रहता है। सुनजुन वीज़म के सामने आकर पूछता है कि उसने हॉर्नगिल के साथ बदतमीजी क्यों की। वीज़म समझाने की कोशिश करता है कि उसने तो माफ़ी भी मांग ली थी और झगड़ा हॉर्नगिल ने शुरू किया था, लेकिन सुनजुन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। सुनजुन मार्शल आर्ट्स जानता था, इसलिए उसका एक ही पंच वीज़म को बुरी तरह घायल कर देता है। इसके बाद वो वीज़म से घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगने के लिए कहता है। इसी दौरान होमरूम टीचर वहां पहुंच जाता है। पहले तो उसे लगता है कि बच्चे बाथरूम में छिपकर स्मोकिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो वीज़म के चेहरे की हालत देखता है, वो तुरंत यूनकी से कहता है कि उसे इन्फर्मरी स्वास्थ्य कक्ष ले जाओ। फिर वो सुनजुन को जमकर डांटता है। टीचर को यकीन नहीं होता कि उसने एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ इतनी मारपीट की। गुस्से में वो सुनजुन को बदतमीज़ कह देता है और यहाँ तक बोल देता है कि शायद उसे तमीज़ सिखाने वाली माँ ही नहीं थी। टीचर की यही बात सुनकर सुनजुन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है। क्लास में लौटने के बाद भी यून की लगातार वीज़म से बातें करता रहता है। वो सलाह देता है कि अगर दोबारा सुनजुन से लड़ाई हो तो पंच मारने की जगह उसे पकड़कर रेसलिंग करना, तभी जीतने का मौका मिलेगा। लेकिन वीज़म साफ कह देता है कि उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं है। वो यूनकी से कहता है कि अब उससे बात न करे। कुछ देर बाद वीज़म बाथरूम से वापस लौटता है तो उसका म्यूजिक प्लेयर गायब मिलता है। तभी हॉर्नगिल उसे फ़ोन करता है और कहता है कि अगर अपना म्यूजिक प्लेयर वापस चाहिए तो तय की गई जगह पर आ जाए। वीज़म वहां जाने लगता है। यूनकी उसे जाते हुए देख लेता है और अपना बैग उठाकर उसके पीछे निकल पड़ता है। वहां पहुंचते ही सुनजुन कहता है
कि अगर वीज़म उससे लड़ाई जीत गया तो उसे उसका म्यूजिक प्लेयर वापस मिल जाएगा। वीज़म लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सुनजुन बिना समय गंवाए उस पर हमला कर देता है। पहले ही वार से वीज़म चकरा जाता है। मजबूर होकर वो अपना बैग नीचे रखता है और मुकाबला शुरू कर देता है। शुरुआत में सुनजुन पूरी तरह उस पर भारी पड़ता है। हर बार गिरने के बाद भी वीज़म तुरंत खड़ा हो जाता है। उसकी यही जिद देखकर सुनजुन भी हैरान रह जाता है। वीज़म का दिमाग बहुत तेज था। लड़ते लड़ते वो सुनजुन की स्पीड और उसके हर मूव को समझने लगता है। अगली बार जैसे ही सुनजुन पंच मारता है, वीज़म चालाकी से उसे चकमा देता है और पलटकर जोरदार हमला करता है। ये वार सुनजुन ने बिल्कुल नहीं सोचा था। गुस्से में वो लगातार पंच मारने लगता है। तभी वीज़म को यूनकी की बात याद आती है कि रेसलिंग करने पर जीतने का मौका मिलेगा। सही मौका मिलते ही वीज़म दौड़कर सुनजुन को कसकर पकड़ लेता है और उसे सीढ़ियों की तरफ धकेल देता है। अगले ही पल दोनों साथ में सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। वीज़म को ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन सुनजुन की टांग शायद टूट जाती है। इसका फायदा उठाकर वीज़म उसकी टांगों पर लगातार किक मारता है, जिससे वो खड़ा भी नहीं हो पाता। सुनजुन सिर्फ अपना सिर बचाने की कोशिश करता रहता है। गुस्से से भरा वीज़म उसे गालियां देते हुए लगातार मारता रहता है। ये सब देखकर हॉर्नगिल डर के मारे कांपने लगता है। पहली बार उसे वीज़म किसी इंसान की जगह एक खतरनाक दानव जैसा दिखाई देता है। जब वीज़म इशारे से अपना म्यूजिक प्लेयर वापस मांगता है तो हॉर्नगिल बिना कुछ बोले तुरंत उसे लौटा देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद वीज़म सीधे बाथरूम जाता है और अपने शरीर पर लगा खून साफ करने लगता है। वहीं यून की पूरी फाइट का मजा लेते हुए उसकी तारीफ करता रहता है। कुछ देर बाद वीज़म उससे पूछता है कि उसने उसकी इतनी मदद क्यों की। यून की थोड़ा सोचकर कहता है कि शायद सिर्फ अपनी जिज्ञासा की वजह से, क्योंकि पहली बार उसे देखते ही उसे समझ आ गया था कि वीज़म एक जन्मजात फाइटर है। इसी बीच वीज़म के फ़ोन पर उसके पिता का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और पूछा जाता है कि वो अभी तक वहाँ क्यों नहीं पहुँचा। मैसेज पढ़ते ही वीज़म घबरा जाता है। वो जल्दी से यूनकी की शर्ट मांग लेता है। यूनकी समझ जाता है कि उसे सीधे स्कूल जाना है, इसलिए वो खुद उसकी खून लगी शर्ट धोने की बात कहता है। इतना ही नहीं, वो उसे फाउंडेशन की एक बोतल भी देता है ताकि चेहरे के घाव छिपाए जा सकें। अगले दिन सुनजुन और उसके साथियों को उनके सीनियर्स बुलाते हैं। एक साधारण पढ़ाकू लड़के से हारने की खबर सुनकर उनके सीनियर ली हुक को बहुत शर्म आती है। वो सुनजुन का कॉलर पकड़कर डांटता है और कहता है कि लड़ाई सिर्फ ज्यादा पंच मारने से नहीं जीती जाती। अगर शुरुआत में ही ईंट उठाकर वीज़म के सिर पर मार देते तो मामला वहीं खत्म हो जाता। इसके बाद ली हुक सुनजुन और उसके पूरे ग्रुप को आदेश देता है कि किसी भी तरह वीज़म को हराने का रास्ता निकालो। ली हुक के लगातार दबाव में आकर सुनजुन ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने स्कूल के बाहर पहले से ही वीज़म का इंतजार किया। जैसे ही वीज़म स्कूल से निकला और थोड़ा आगे पहुंचा, सुनजुन अपनी मोटर बाइक लेकर उसके पास आया और बिना कोई मौका दिए लकड़ी के डंडे से उसके सिर के पीछे जोरदार वार कर दिया। ये सब देखकर यूनकी घबरा गया। वो दौड़कर वीज़म के पास पहुंचा। उसकी गर्दन से बहता खून देखकर यूनकी तुरंत एम्बुलेंस बुलाना चाहता था, लेकिन वीज़म ने उसे रोक दिया। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके माता पिता को इस बात का पता चले। इतना कहते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोशी की हालत में वीज़म को अपने बड़े भाई सुवम की मौत का दिन याद आने लगा। उसे अपनी माँ का वो दर्द याद आया जब वो रो रो कर पूरी तरह टूट गई थी। कुछ देर बाद जब वीज़म की आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। होश आते ही उसने सबसे पहले अपने हाथ से आईवी की सुई निकाल दी, क्योंकि उसे सीआरएम स्कूल पहुंचना था। यूनकी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके माता पिता भी हॉस्पिटल पहुंच गए। अपने बेटे को इस हालत में देखकर दोनों हैरान रह गए। उसके पिता ने पूछा कि आखिर हुआ क्या था। वीज़म कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी यूनकी ने बात संभाल ली और कहा कि वीज़म सीढ़ियों से गिर गया था। वहां पहले भी कई लोग गिर चुके हैं। इसके बाद उसके पिता ने यूनकी को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा कि पढ़ाई में उसके कितने नंबर आते हैं। यूनकी ने शर्माते हुए कहा कि वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं है। ये सुनते ही वीज़म के पिता का चेहरा उतर गया। यूनकी उनकी सोच समझ गया, इसलिए वहां से जाने का बहाना बनाकर निकल गया। यूनकी के जाते ही वीज़म बार बार अपने माता पिता से माफी मांगने लगा। उसके पिता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि आगे से खुद का ध्यान रखना, क्योंकि उसे न तो बीमार पड़ना है और न ही चोट लगनी चाहिए। उसी समय बाहर बैठी उसकी माँ डाबिन ने एक घायल मरीज को स्ट्रेचर पर जाते देखा। वो नज़ारा देखते ही उसे अपने मरे हुए बेटे की याद आ गई। उसका सीना भारी हो गया और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तभी वहां सुनजुन आया और उसकी तबीयत पूछने लगा। डाबिन ने उसकी स्कूल यूनिफॉर्म देखकर समझ लिया कि वो उसके बेटे का दोस्त है। सुनजुन ने उसकी ये गलत फहमी दूर नहीं की।
जब उसने सुना कि वीज़म ठीक है तो उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसने ज़रूरत से ज़्यादा चोट तो नहीं पहुंचा दी। डाबिन जब उसे कमरे के अंदर ले जाने लगी, तभी उसकी नज़र सुनजुन के चेहरे पर लगी चोट पर पड़ी। उसने प्यार से कहा कि उस पर दवा ज़रूर लगा लेना, तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत परेशान होगी। ये बात सुनते ही सुनजुन का दिल भर आया। उसने धीरे से माफ़ी मांगी और वहाँ से भाग गया। घर लौटने के बाद डाबिन ने वीज़म से कहा कि वो अगले दिन स्कूल से छुट्टी ले ले, लेकिन वीज़म ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अगर वो छुट्टी करेगा तो उसकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी और उसके नंबर गिर जाएंगे। तभी उसकी माँ ने धीरे से उसे आवाज़ दी और पूछा कि क्या वो उससे नाराज़ है। वो उसके पास बैठकर बात करना चाहती थी, लेकिन वीज़म ने सिर्फ इतना कहा कि उसे पढ़ाई करनी है और वो अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह सुनजुन पहले से ही हॉलवे में उसका इंतज़ार कर रहा था। वीज़म उसके पास खुद चलकर गया और बोला कि वो उस पर पीछे से हमला करने की बात को लेकर कोई दुश्मनी नहीं रखेगा, यहीं से ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए। सुनजुन ने भी उसे समझाया कि अब से वो चुपचाप रहे और किसी का ध्यान अपनी तरफ न खींचे, क्योंकि वो खुद भी अब और लड़ाई नहीं चाहता। उसने बताया कि ली ह्यूक ने उसे पहले ही सज़ा दे दी है। उसने ली ह्यूक को समझाने की कोशिश की थी कि वीज़म अब कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन ली ह्यूक ने उसकी एक न सुनी। उसने सुनजुन से कहा कि उसे वीज़म के पास लेकर चले। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, हॉर्नगिल खुद रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ गया। जब यूनकी ने देखा कि ली ह्यूक पूरी गैंग के साथ क्लास में घुसने वाला है, तो वो तुरंत वीज़म के पास पहुंचा। उसने कहा कि अगर यहाँ लड़ाई हुई तो वो होमरूम टीचर को बता देगा। ली ह्यूक ने गुस्से से दोनों की तरफ देखा और उन्हें छत पर आने का आदेश दिया। रूफटॉप पर पहुंचते ही उसने अपनी बम्बू स्वॉर्ड वीज़म की तरफ तान दी और पूछा कि उसने चालाकी दिखाने की हिम्मत कैसे की। वीज़म ने बिना बहस किए सिर्फ माफ़ी मांगी। उसने कहा कि गलती उसकी है, इसलिए यूनकी को छोड़ दिया जाए। ली ह्यूक को हैरानी हुई कि कोई अपने दोस्त के लिए इस तरह माफ़ी मांग सकता है। उसने यूनकी को अलग हटने दिया, लेकिन साफ कह दिया कि हॉर्नगिल और सुनजुन वाली बात वो कभी नहीं भूलेगा। अब वीज़म को इसकी सज़ा मिलेगी। इसके बाद उसने सुनजुन को बुलाया और वीज़म से उसके सामने माफ़ी मंगवाई। फिर उसने सुनजुन को आदेश दिया कि वो वीज़म की पिटाई करे। ये सुनते ही आसपास खड़े लड़के हंसने लगे, लेकिन काफ़ी देर तक भी जब सुनजुन ने हाथ नहीं उठाया तो ली ह्यूक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पहले सुनजुन की टांग पर जोर से लात मारी और फिर बम्बू स्वॉर्ड से उसे पीटना शुरू कर दिया। जितनी ज़्यादा मार पड़ती गई, आसपास खड़े लोग उतना ही शोर मचाकर मज़ा लेने लगे। ये सब देखकर वीज़म अब और चुप नहीं रह सका। वो आगे बढ़ा और ली ह्यूक के हाथ से बम्बू स्वॉर्ड पकड़ ली। फिर उसने यूनकी से पूछा कि अगर ली ह्यूक हार गया तो उसके बाद और कितने लोग लड़ने आएंगे। यूनकी ने जवाब दिया कि सिर्फ 2 लोग और बचेंगे, यानी अगर उन दोनों को भी हरा दिया तो फिर ये सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये सुनते ही वीज़म ने बम्बू स्वॉर्ड फेंक दी। अब ली ह्यूक भी एक आम लड़के की तरह था। वीज़म ने बिना देर किए उस पर हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान ली ह्यूक मौका देखकर फिर से बम्बू स्वॉर्ड उठा लेता है। हथियार हाथ में आते ही उसका पलड़ा भारी हो जाता है। वो पूरी ताकत से वीज़म पर वार करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर बम्बू स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर रखकर पूछता है, अब डर समझ में आया? उसी पल वीज़म को हर रात खुद को चोट पहुंचाने वाले पुराने पल याद आने लगते हैं। चारों तरफ खड़े लड़के ली ह्यूक का हौसला बढ़ा रहे थे। तभी अचानक सुनजुन आगे आया और उसने जोरदार लात मारकर ली ह्यूक को वीज़म से दूर फेंक दिया। सुनजुन का ये कदम देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। बाकी लड़के तुरंत उसे घेरने लगे, लेकिन ली ह्यूक गुस्से में चिल्लाया और सबको रास्ते से हट जाने का आदेश दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ ली ह्यूक और वीज़म के बीच रह गई थी। वीज़म समझ चुका था कि ली ह्यूक की सबसे बड़ी ताकत उसकी बम्बू स्वॉर्ड है, इसलिए उसने सबसे पहले वही छीनने का फैसला किया। कुछ देर तक लगातार मार खाने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। सही मौका मिलते ही उसने बम्बू स्वॉर्ड उसके हाथ से छीन ली, फिर उसे दूर फेंक दिया और बिना रुके ली ह्यूक पर मुक्कों की बारिश शुरू कर दी। ली ह्यूक को संभलने का भी मौका नहीं मिला। आखिर में वीज़म का एक जोरदार पंच उसे दूर जाकर गिरा देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद वीज़म जमीन पर पड़ी बम्बू स्वॉर्ड उठाता है और सबके सामने उसे तोड़ देता है। इसके बाद वो चुपचाप आसमान की तरफ देखता है, जहां एक प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद हाथ धोते समय वीज़म यूनकी से पूछता है कि अब बाकी 2 लोग कौन हैं। यूनकी तुरंत बताता है कि उनका नाम संगकुन और जूनो है और दोनों 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। क्लास में वापस जाते समय वीज़म को चलने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। तभी स्टाइलिश कपड़े पहने एक लड़का खुद आगे बढ़कर उसका सहारा देता है। वीज़म अभी समझ ही नहीं पाता कि ये कौन है। तभी एक टीचर उसे देखकर आवाज़ लगाते हैं, संगकुन। टीचर पूछते हैं कि वो अभी तक स्टाफ रूम क्यों नहीं गया। संगकुन मुस्कुराकर कहता है
कि पहले वो इस स्टूडेंट की मदद कर देगा, फिर वहां चला जाएगा। वीज़म को उसकी सीट तक छोड़ने के बाद संकुन मजाकिया अंदाज में पूछता है, कुछ पैसे हैं? अच्छा काम किया है, अब प्यास लग रही है। वीज़म उसकी बात समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी अपनी जेब से पैसे निकालकर उसे दे देता है। स्कूल के बाद वीज़म अपने CRM स्कूल पहुंचा, जहां उसका टेस्ट होने वाला था। पिछली बार कम नंबर आने की वजह से उसे इंटरमीडिएट क्लास में भेज दिया गया था। टेस्ट शुरू होते ही उसका ध्यान बार बार ली हुक के साथ हुई लड़ाई की तरफ चला जाता है। इसी कारण वो ठीक से पेपर नहीं कर पाता। जब रिजल्ट आता है तो उसके सिर्फ 94 नंबर आते हैं। इंटरमीडिएट क्लास में भी ये सबसे अच्छा स्कोर नहीं था। टीचर भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक्स्ट्रा क्लास खत्म होने के बाद बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात संकुन और उसकी गैंग से हो जाती है। वीज़म जानता था कि सामने कौन खड़ा है, इसलिए वो सोचता है कि जो भी होना है अभी खत्म कर देता हूँ। लेकिन संकुन का इरादा अलग था। उसने साफ कहा कि आज वो लड़ने नहीं आया, वो सिर्फ आराम से बात करना चाहता है। उसी समय वीज़म के पिता उसे लेने पहुंच जाते हैं। कार में बैठते ही वे पूछते हैं कि बाहर खड़े हुए लड़के कौन थे। वीज़म झूठ बोल देता है कि उन्होंने सिर्फ उसकी स्कूल यूनिफॉर्म देखी थी, इसलिए कुछ पूछने आ गए थे। लेकिन उसके पिता एक नज़र में समझ गए कि वे अच्छे लड़के नहीं हैं। उन्होंने वीज़म से कहा कि ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना। फिर उन्होंने समझाया कि ताकत दो तरह की होती है, एक थोड़े समय के लिए रहती है और दूसरी पूरी जिंदगी साथ देती है। उनका कहना था कि वीज़म को हमेशा ऐसी ताकत हासिल करनी चाहिए जो हमेशा उसके काम आए। कुछ देर बाद वीज़म देखता है कि कार घर की तरफ नहीं जा रही। वह अपने पिता से पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। उसके पिता बताते हैं कि इस वीकेंड उन्हें दादाजी के घर जाना है। उससे पहले वे उसके लिए एक नया सूट सिलवाने जा रहे हैं। दर्जी उनके परिवार का पुराना जानने वाला था। बातों बातों में वो वीज़म के बड़े भाई के बारे में पूछ बैठता है और जानना चाहता है कि वो कैसा है। यह सुनकर वीज़म के पिता एक पल के लिए रुक जाते हैं। अपने बड़े बेटे की मौत का सच बताने की बजाय वे मुस्कुराने की कोशिश करते हैं और झूठ बोल देते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। अगली सुबह वीज़म क्लास पहुंचता है तो देखता है कि संकुन और जूनो पहले से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे हैं। संकुन उसके साथ अंदर आता है और उसकी सीट तक पहुंच जाता है। वह कहता है कि उसे वीज़म से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे वीज़म बहुत दिलचस्प इंसान लगा है, इसलिए वो उसके साथ समय बिताना चाहता है। फिर वो बाहर खड़े स्टूडेंट्स की तरफ देखता है। सिर्फ उसके एक इशारे पर कोई भी उस क्लास के अंदर आने की हिम्मत नहीं करता। संकुन मुस्कुराकर कहता है कि यही असली रुतबा होता है। लेकिन वीज़म की नज़र में संकुन बस एक बदमाश था। उसका उसके साथ दोस्ती करने या समय बिताने का कोई इरादा नहीं था। वीज़म की ये बात सुनकर संकुन हंस पड़ा। वो अपनी सीट से उठा, हाथ में पकड़ी कोक की बोतल का ज्यादातर हिस्सा पी गया और जो थोड़ा बचा था वो सीधे वीज़म के सिर पर उंडेल दिया। वीज़म का गुस्सा तुरंत भड़क गया और वो लड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन यूनकी ने इशारे से उसे शांत रहने को कहा। स्कूल के बाद पूरा परिवार दादाजी का जन्मदिन मनाने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दादाजी ने वीज़म के माता पिता की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे वीज़म को अपने साथ दावत वाली टेबल तक ले गए। उनके परिवार में लगभग हर कोई डॉक्टर था, सिर्फ वीज़म के पिता ने मेडिकल लाइन नहीं चुनी थी। यही बात दादाजी को आज तक पसंद नहीं थी। यहाँ तक कि वीज़म का दूसरे स्कूल में जाना भी उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब वीज़म ने कहा कि उसे अपना नया स्कूल सच में पसंद है, तब जाकर उन्होंने शिकायत करना बंद किया। दावत खत्म होने के बाद दादाजी वीज़म को अपने कमरे में ले गए और उसके सामने शराब का एक गिलास रख दिया। वीज़म ने मना करते हुए कहा कि वो अभी नाबालिग है और शराब नहीं पी सकता। ये सुनकर दादाजी नाराज हो गए। उनका स्वभाव वीज़म के पिता से भी ज्यादा सख्त और हुक्म चलाने वाला था। मजबूर होकर वीज़म ने गिलास उठाया और पूरा पी गया। दादाजी ने उसे याद दिलाया कि जब से उसके पिता ने अपना बिजनेस शुरू किया है, तब से हर कदम पर उन्होंने ही उनका साथ दिया है। अगर आज भी वे सिर्फ एक शब्द बोल दें तो उनका पूरा बिजनेस बंद हो सकता है। फिर उन्होंने वीज़म से कहा कि जब भी जिंदगी में भागने का मन करे तब और ज्यादा सहना सीखो। उनके मुताबिक वीज़म के पिता और उसका बड़ा भाई उसी जगह हार गए थे। उनका कहना था कि जो इंसान सब कुछ सह लेता है, असली ताकत उसी के पास होती है। उन्होंने सलाह दी कि वीज़म को अपने पुराने स्कूल वापस लौट जाना चाहिए। वहाँ का कड़ा मुकाबला ही उसे जिंदगी में ऊपर ले जाएगा। वैसे भी उसका बड़ा भाई भी उसी स्कूल में पढ़ा था। वीज़म ने सीधे दादाजी की आंखों में देखकर कहा कि उसे अपना नया स्कूल ज्यादा पसंद है। अगर वो पुराने स्कूल वापस गया तो वहीं मर जाएगा। ये जवाब सुनकर दादाजी हैरान रह गए। उन्हें लगा कि वीज़म के पिता ने ही उसे बिगाड़ दिया है। कमरे से बाहर निकलते ही वीज़म को फिर से अपने बड़े भाई की परछाई झील के पास दिखाई देती है। वो उसके पीछे पीछे चलता जाता है
और देखते ही देखते झील में गिर पड़ता है। ये देखकर घर के सभी लोग घबरा जाते हैं। उसके पिता तुरंत पानी में कूदकर उसे बाहर निकालते हैं। जब डाबिन को पता चलता है कि दादाजी ने वीज़म को शराब पिलाई थी, तो वो नाराज होकर इसका विरोध करती है। लेकिन दादाजी को अब भी अपनी गलती नजर नहीं आती। उनका कहना था कि बेटे को मजबूत बनाना पड़ता है। उन्होंने वीज़म के माता पिता को कमजोर कहा और आरोप लगाया कि उनकी इसी कमजोरी की वजह से उनका बड़ा बेटा इतनी जल्दी दुनिया छोड़ गया। माहौल बिगड़ता देखकर वीज़म के चाचा दादाजी को अंदर जाने के लिए कहते हैं। अगले दिन वीज़म खुद संकुन से लड़ने का फैसला कर लेता है। यूनकी उसे रोकने की कोशिश करता है। वो समझाता है कि पहले उसकी टांग पूरी तरह ठीक हो जाने दो, फिर लड़ लेना। लेकिन वीज़म साफ मना कर देता है। वो अब किसी के सामने झुकना नहीं चाहता था। उसे खुद पर शर्म आने लगी थी। वीज़म सीधे संकुन की क्लास में पहुंचता है। वहां वो आराम से कोक पी रहा होता है। संकुन अपने क्लासमेट्स को बाहर जाने का इशारा करता है और फिर वीज़म को भी कोक ऑफर करता है। सबको लगता है कि वीज़म मना कर देगा, लेकिन वो बोतल उठाकर पूरी कोक संकुन के सिर पर उंडेल देता है। संकुन पहले तो चौंक जाता है, फिर सिर पीछे करके हंसने लगता है और गिरती हुई कोक का मजा लेने लगता है। वीज़म चाहता था कि बात यहीं खत्म हो जाए, लेकिन संकुन बाहर चलकर लड़ना चाहता था। जैसे ही वो मुड़कर बाहर जाने लगा, वीज़म ने खाली बोतल उसकी तरफ फेंक दी। संकुन को वीज़म और भी दिलचस्प लगने लगा। तभी टीचर वहां आ जाते हैं और दोनों की लड़ाई रुक जाती है। टीचर संकुन को डांटते हैं कि वो दोबारा अपने क्लासमेट्स को क्लास से बाहर न निकाले। संकुन चुपचाप उनकी बात मान लेता है। टीचर के जाते ही वो वीज़म से कहता है कि लंच ब्रेक में क्लब ऑफिस में आकर उससे मिले। लंच ब्रेक के समय वीज़म और यून की क्लब ऑफिस पहुंचते हैं। वहां संकुन आराम से रूबिक्स क्यूब सुलझा रहा था। उसने आखिरी बार वीज़म से पूछा, मेरे साथ रहना चाहता है या यहीं मरना चाहता है? वीज़म ने साफ जवाब दिया कि उसे उसके साथ कोई खेल नहीं खेलना। वो ये सब जल्दी खत्म करना चाहता है क्योंकि उसे घर जाकर पढ़ाई भी करनी है। ये सुनते ही संकुन रूबिक्स क्यूब अपने साथी की तरफ फेंक देता है और सीधे वीज़म पर टूट पड़ता है। शुरुआत में उसके कुछ वार वीज़म पर भारी पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वीज़म उसे जमीन पर गिरा देता है। हालांकि संकुन बाकी लड़कों जैसा नहीं था, वो जुजित्सु का खिलाड़ी था। जमीन पर गिरने के बाद भी उसने पल भर में बाजी पलट दी और वीज़म की गर्दन कसकर पकड़ ली। सांस रुकने का वही एहसास वीज़म को फिर याद दिलाता है जब वो खुद को हर रात चोट पहुंचाया करता था। संकुन लगातार उसका गला दबाता रहता है जब तक कि वीज़म का पूरा शरीर ढीला नहीं पड़ जाता। तब जाकर वो उसे छोड़ता है और खड़ा हो जाता है। संकुन के साथी जमीन पर पड़े वीज़म को देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें डर था कि कहीं उसका गला दबाकर वो सच में उसे मार न दे। इसके बाद संकुन की नज़र यूनकी पर जाती है। वो कहता है कि उसे यूनकी भी काफ़ी पसंद है और अगर वो उसकी टीम में आ जाए तो बड़े लड़के उसका पूरा ध्यान रखेंगे। यूनकी स्वभाव से थोड़ा डरपोक था, लेकिन अपनी बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने चुपचाप अपना चश्मा उतारा और लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी जमीन पर पड़ा वीज़म अचानक फिर से हिलने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश करता है। ये देखकर संकुन यूनकी से कहता है कि थोड़ा इंतजार करे, पहले वो वीज़म का काम खत्म करेगा। कुछ ही चालों में वो फिर से वीज़म को जमीन पर दबा देता है और हंसते हुए उसका गला दबाने लगता है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। लेकिन इस बार वीज़म अचानक पूरा खेल पलट देता है। वो संकुन को नीचे दबा देता है और उसके चेहरे पर लगातार मुक्के बरसाने लगता है। ये देखकर जुनो अपने दोस्त की मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूनकी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि जिन्सो से वो खुद निपटेगा। इसी बीच जैसे ही वीज़म का ध्यान कुछ पल के लिए भटकता है, संकुन मौका देखकर उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा लेता है। संकुन ने वीज़म से कहा कि थोड़ा आराम कर ले और पहले यूनकी और जिन्सो की लड़ाई देखे। दोनों की फाइट ज्यादा देर नहीं चली और आखिर में यूनकी जीत गया। ये देखकर संकुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगने लगा कि ये दोनों लड़के बाकी सबसे अलग हैं। उसने इशारा किया और फिर से लड़ाई शुरू हो गई। वीज़म और संकुन एक बार फिर पूरी ताकत से एक दूसरे पर टूट पड़े। संकुन इस बार वीज़म का हाथ तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक आखिरी पल में वीज़म पलटवार कर देता है। वो एक जोरदार किक मारता है जिससे संकुन का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके बाद वीज़म भी उसी तरह उसका गला दबाने लगता है जैसे कुछ देर पहले संकुन ने उसका दबाया था। थोड़ी ही देर में संकुन बेहोश होकर गिर जाता है। जीतने के बाद वीज़म उसके साथियों को साफ चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने फिर कभी उसकी पढ़ाई में दखल दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब वीज़म वहां से बाहर निकलता है तभी आसमान में एक हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखाई देता है। वह कुछ पल रुककर उसे चुपचाप देखता रहता है।
दूसरी तरफ बड़े बेटे की मौत के बाद डाबिन का सदमा अब तक खत्म नहीं हुआ था। वो आज भी उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाई थी, लेकिन अपने छोटे बेटे वीज़म के लिए खुद को मजबूत बनाए रखना चाहती थी। इसी वजह से वो एक मनोवैज्ञानिक के पास जाती है और अपने दर्द से लड़ने का तरीका सीखने की कोशिश करती है। उस रात एक्स्ट्रा क्लास में वीज़म का ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा था। टीचर ने देखा कि वो होमवर्क पर ध्यान नहीं दे रहा है तो हमेशा की तरह उसके सिर पर मार दिया। लेकिन इस बार टीचर का हाथ लगते ही वीज़म बेचैन हो गया और उसने उनका हाथ पकड़कर रोक दिया। टीचर को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वीज़म ऐसा करेगा। वो गुस्से में उसे क्लास से बाहर निकाल देता है। बाद में उसके पिता सू ह्युक भी उस पर बहुत नाराज होते हैं। जब वीज़म अपनी बात समझाने की कोशिश करता है तब भी सू ह्युक को यही लगता है कि उसका बेटा अब उसकी बातों का विरोध करने लगा है। वो गुस्से में हाथ उठाता जरूर है लेकिन खुद को रोक लेता है। फिर कहता है कि वो सेंटर में फोन करके माफी मांगेगा, लेकिन अगले दिन वीज़म को खुद जाकर टीचर से माफी मांगनी होगी। पिता के कमरे से जाते ही वीज़म फिर से अपने हेडफोन पहन लेता है। वो बिस्तर पर बैठकर खुद को चोट पहुंचाने लगता है, क्योंकि अब वही उसके मन को थोड़ा शांत कर पाता था। कुछ देर बाद यून की उसे बाहर बुलाता है। पहले तो वीज़म को लगता है कि संगकुन और उसके दोस्त फिर कोई प्रॉब्लम खड़ी करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। यून की उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसके पुराने स्कूल का बदमाश हांसू दिखाई देता है। वो ऐसा लड़का था जिसे दूसरे बच्चों को परेशान करके मजा आता था। यून की समझ चुका था कि वीज़म लड़ाई में बहुत मजबूत है, इसलिए वो उसे आइडिया देता है कि दोनों मिलकर स्कूल के सभी बुलीज का सफाया करें। लेकिन वीज़म साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहेगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। उसी समय एक लड़का दौड़ता हुआ उनके पास आता है। वो वीज़म का शुक्रिया अदा करता है। उसका कहना था कि जिस दिन वीज़म ने हॉर्नगिल को हराया था उसी दिन से हॉर्नगिल ने उसे परेशान करना बंद कर दिया। लेकिन वीज़म कहता है कि उसने ये सब किसी की मदद करने के लिए नहीं किया था, बल्कि सिर्फ अपने लिए किया था। लड़का उसे पानी की बोतल देना चाहता है, लेकिन वीज़म लेने से मना कर देता है। ये देखकर यून की मुस्कुराते हुए वही बोतल खुद ले लेता है। शाम को सू ह्युक वीज़म को एक बड़े और शानदार कार्यक्रम में लेकर जाता है। वहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर आए हुए थे। सू ह्युक चाहता था कि वो पहले उन सब से मिले। उन प्रोफेसरों के बच्चे भी वहाँ मौजूद थे और सू ह्युक का मानना था कि अगर वीज़म की उनसे पहचान हो गई तो आगे चलकर उसके बहुत काम आएगी। सबसे मिलते मिलाते अचानक वीज़म की नज़र हांसू पर पड़ती है। उसे देखकर यकीन करना मुश्किल था कि ये वही लड़का है जो स्कूल में गुंडागर्दी करता था। यहाँ वो बहुत शरीफ और सलीकेदार बनकर खड़ा था। इतना ही नहीं, उसे दिव्यांग छात्रों की मदद करने वाले एक प्रोजेक्ट के लिए बड़ा अवार्ड भी मिल चुका था। जब सू ह्युक उसकी खूब तारीफ कर रहा था तभी वीज़म अचानक स्कूल वायलेंस वाली घटना का जिक्र कर देता है। ये सुनते ही हांसू के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसके पिता तुरंत बात संभालते हुए कहते हैं कि वो सब सिर्फ झूठी अफवाह थी। सू ह्युक समझ नहीं पाता कि वीज़म ने ऐसी बात क्यों कही। वो तुरंत हांसू और उसके पिता से माफी मांगता है और वीज़म को बाहर ले जाता है। बाहर आकर वो उससे पूछता है कि उसने ऐसी बात क्यों छेड़ी। सू ह्युक कहता है कि बड़े और काबिल लोगों के खिलाफ ऐसी अफवाहें उड़ती ही रहती हैं। लेकिन वीज़म शांत आवाज में कहता है कि वो कोई अफवाह नहीं थी। उसने अपनी आंखों से हांसू को दूसरे छात्रों से पैसे वसूलते देखा था। यह सुनकर सू ह्युक गुस्से में कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दूसरों से छीनते हैं और दूसरे जिनसे छीना जाता है। उसके मुताबिक यही इस दुनिया का सबसे कड़वा सच है। सू ह्युक ने वीज़म से कहा कि वो अपने मन को शांत करे और वापस जाकर हांसू से माफी मांगे। उसने समझाया कि वीज़म का काम ऐसे लोगों पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि खुद इतना काबिल बनना है कि सब उसकी इज्जत करें। इस बार वीज़म चुप नहीं रहा। उसने अपने पिता से कहा कि वो कभी भी हांसू जैसा इंसान नहीं बनना चाहता। अगर उसके ऊपर इसी तरह दबाव डाला गया तो उसे डर है कि कहीं उसका भी वही हाल न हो जाए जो उसके बड़े भाई का हुआ था। ये सुनते ही सू ह्युक ने गुस्से में उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वीज़म को समझ आ गया कि अब इस बहस का कोई मतलब नहीं है। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। घर से निकलने के बाद वीज़म काफी देर तक अकेले सोचता रहा। आखिर में वो सीधे यूनकी के घर पहुंचा। उसने फैसला कर लिया था कि अब हांसू को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अगले दिन भी हांसू पहले की तरह सांग हो को परेशान करता रहा। अब सांग हो की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। उसी रात वो स्कूल की छत पर पहुंच गया। उसका इरादा अपनी जिंदगी खत्म करने का था। वो नीचे कूदने ही वाला था, लेकिन आखिरी पल में डर गया और पीछे हट गया। वह वहीं बैठकर अपना सिर पकड़ लेता है। तभी हांसू और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। वे उसे घसीटते हुए नीचे स्कूल के मैदान में ले आते हैं
और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। सांग हो दर्द से तड़पता रहता है, जबकि वे सब उसकी हालत देखकर हंसते रहते हैं। उसी समय लाल रंग की हुडी पहने दो लोग वहां पहुंचते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि यूनकी और वीज़म थे। हांसू के साथी पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो। इस पर यूनकी मुस्कुराकर कहता है कि हम इस स्कूल के सुपर हीरो हैं। इतना सुनते ही वीज़म सीधे हांसू पर टूट पड़ता है, जबकि यूनकी उसके साथियों को संभाल लेता है। वीज़म की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो सामने वाले की फाइटिंग स्टाइल बहुत जल्दी सीख लेता था। हांसू से लड़ते समय भी वो सुनजुन के बॉक्सिंग वाले पंच इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन हांसू भी कमजोर नहीं था, उसने कई साल तक मुए थाई सीखी थी। धीरे धीरे वीज़म उस पर भारी नहीं पड़ पा रहा था। ये देखकर यूनकी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। वीज़म तुरंत उसकी बात समझ जाता है और पहले बाकी गुंडों को खत्म कर देता है। लेकिन यूनकी भी अकेले हांसू का मुकाबला नहीं कर पाता। जैसे ही वीज़म अपने सामने वाले को हराता है, वो यूनकी से कहता है कि अब तू पीछे हट जा। बाद वो फिर हांसू पर टूट पड़ता है और लगातार वार करके उसे पूरी तरह चकरा देता है। आखिर में एक जोरदार स्पिनिंग किक मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद यूनकी वीज़म से अपना फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। फिर वो सांग हो को अपने पास बुलाता है और हांसू से उसके सामने सिर झुकाकर माफी मांगने को कहता है। यूनकी सांग हो से कहता है कि अगर उसका मन नहीं है तो वो उसे कभी माफ मत करना। इतना ही नहीं, वो सांग हो को भी हिम्मत देता है कि जैसे हांसू ने उसके साथ किया था वैसे ही आज वो भी उसका जवाब दे। सांग हो के मन में हांसू के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था। यूनकी की बात सुनकर वो आगे बढ़ता है और हांसू को जोरदार लात मार देता है। अपनी पहली जीत से यूनकी और वीज़म दोनों बहुत खुश थे। जश्न मनाने के लिए यूनकी बियर भी खरीद लाता है। इसी दौरान वो वीज़म हांसू के माफी मांगने वाला वीडियो भी उसे भेज देता है। दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो हांसू सबको डराता था आज वही डर के मारे घुटनों पर आ गया। थोड़ी देर बाद दोनों अपने कपड़े बदलकर फिर से स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। यूनकी कहता है कि वो ये कपड़े घर ले जाकर धो देगा। जश्न खत्म होने के बाद यूनकी चाहता था कि दोनों साथ में खाना खाएं, लेकिन वीज़म मना कर देता है। उसे तुरंत CRM स्कूल जाना था। यूनकी उसे जाते हुए उदास नजरों से देखता रहता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उसका दोस्त हिंते भर्ती था। यूनकी उसे हांसू की हालत के बारे में बड़े मजे से बताता है कि कैसे वो घुटनों पर बैठकर माफी मांग रहा था, लेकिन हिंते की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वो बिल्कुल शांत पड़ा रहता है। साफ पता चलता है कि हांसू की बदमाशी ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। अगले दिन वीज़म और यूनकी साथ में मिड टर्म एग्जाम देते हैं। वीज़म पूरी मेहनत से पेपर हल करता है, जबकि यूनकी जैसे तैसे कुछ जवाब लिखकर आराम से सो जाता है। रिसेस के दौरान हॉर्नगिल सुनजुन से कहता है कि उसे वीज़म को पकड़कर लीह्युक के हवाले करना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो लीह्युक उसे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब सुनजुन दोबारा बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर चुका था। वो उन गुंडों के चक्कर में फिर से नहीं पड़ना चाहता था। ये सुनकर हॉर्नगिल नाराज हो जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। तभी वीज़म वहां पहुंच जाता है। वो साफ चेतावनी देता है कि अब से कोई भी सुनजुन को परेशान नहीं करेगा। हॉर्नगिल अंदर ही अंदर गुस्से में था, लेकिन वीज़म की ताकत देखकर उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती और वो वहां से चला जाता है। सुनजुन चुपचाप वीज़म को देखता रहता है। उसे याद आता है कि कभी हॉर्नगिल और उसके साथी भी बाकी छात्रों जैसे ही थे, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी ताकत का घमंड हुआ वे सबके लिए मुसीबत बन गए। सुनजुन को डर लगने लगा था कि कहीं वीज़म भी आगे चलकर उन्हीं गुंडों जैसा इंसान न बन जाए जिनसे वो खुद नफरत करता था। उसी दिन स्कूल में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया जिसका नाम गांडे था। उसे सुनजुन की ही क्लास में बैठाया गया। क्लास में आते ही गांडे ने सबसे पीछे कोने वाली सीट चुन ली, लेकिन इत्तेफाक से वो सीट सुनजुन की थी। जैसे ही सुनजुन वापस क्लास में आया और उसने अपनी सीट पर किसी और को बैठे देखा, वो गुस्से से भड़क उठा। गांडे तुरंत खड़ा होकर माफी मांगने लगा, लेकिन सुनजुन ने माफी नहीं बल्कि पैसे मांगे। गांडे बिना बहस किए अपनी जेब से पैसे निकालने लगा, लेकिन पैसे देने से पहले उसने एक बात कही। उसने कहा कि वो इस स्कूल में सिर्फ चैन से पढ़ाई करना चाहता है और उम्मीद करता है कि सुनजुन उसे बिना परेशान किए पढ़ने देगा। ये सुनकर सुनजुन हंस पड़ा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि नया लड़का उसी के सामने शर्त रख रहा है। उसने कहा कि हर महीने उसे 1 लाख देने होंगे, नहीं तो उसकी कीमत अपने शरीर से चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर सुनजुन लड़ाई शुरू करने के लिए आगे बढ़ा। गांडे समझ गया कि अब बात हाथापाई तक पहुंचने वाली है, इसलिए वो थोड़ा पीछे हटकर उसके वार बचाने लगा। वो बार बार यही दिखा रहा था कि उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सुनजुन किसी भी हालत में उसे पीटना चाहता था। कुछ वार बचाने के बाद गांडे भी जवाब देने के लिए तैयार हो गया। तभी अचानक टीचर वहां आ गए,
मजबूरी में सुनजुन को वापस अपनी सीट पर जाकर बैठना पड़ा। ब्रेक के दौरान सुनजुन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक चाल चली ताकि वीज़म और गांडे आपस में भिड़ जाएं। हॉर्नगिल तुरंत उसकी बात समझ गया। वो दौड़कर वीज़म के पास पहुंचा और झूठ बोल दिया कि नया ट्रांसफर स्टूडेंट पूरे स्कूल पर कब्जा करना चाहता है। उसने सुनजुन को भी पीट दिया है और अब अगला नंबर वीज़म का है। ये सुनते ही वीज़म सीधे गांडे को ढूंढने निकल पड़ा। उधर गांडे बार बार परेशान किए जाने से तंग आ चुका था। उसने वीज़म से कहा कि चलो किसी शांत जगह पर बात करते हैं। वहां पहुंचकर उसने समझाया कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वो यहाँ लड़ाई करने नहीं आया। आज सुनजुन के साथ जो हुआ वो सिर्फ अपनी रक्षा के लिए था। लेकिन वीज़म को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। वो अचानक गुस्से में उसकी तरफ दौड़ पड़ा। गांडे ने बिना घबराए कुछ ही सेकंड में उसे कई वार मार दिए। तभी यून की भी वहां पहुंच गया। उसने जल्दी से वीज़म को रोका और कहा कि बस करो, तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। फिर यून की ने गांडे से माफी मांगी। उसने बताया कि वीज़म लड़ाई करने नहीं आया था, उसे सिर्फ इतना लगा कि गांडे भी उन्हीं गुंडों के साथ मिला हुआ है। ये सुनकर गांडे ने वीज़म की तरफ देखा और पूछा, जो तुम कर रहे हो उसमें और उन गुंडों में आखिर फर्क क्या है? वीज़म ने तुरंत जवाब दिया कि वो सिर्फ उन लोगों को सजा देता है जो कमजोर बच्चों को परेशान करते हैं। गांडे मुस्कुराया और बोला, लेकिन ये तय कौन करेगा कि कौन बुरा है और कौन अच्छा? दूसरों की नज़र में तुम खुद अच्छे हो या बुरे? जो लोग हर प्रॉब्लम का हल सिर्फ मुक्कों से निकालते हैं, उनका अंजाम अक्सर अच्छा नहीं होता। इतना कहकर गांडे वहां से चला गया। उसके जाने के बाद यून की ने वीज़म को उसकी पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि गांडे पहले जिस स्कूल में पढ़ता था उसे एक्सपेरिमेंटल स्कूल कहा जाता था। वो किसी सुधार गृह से कम नहीं था। वहां हिंसक बच्चों को रखा जाता था। वहां के टीचर खुद छात्रों को लड़ने के लिए उकसाते थे और उनकी ताकत के हिसाब से उनकी रैंक बनाई जाती थी। वहां हर दिन लड़ाई होती थी और जो सभी छात्रों को हराकर सबसे ऊपर पहुंच जाता, सिर्फ उसी को वहां से निकालकर किसी सामान्य स्कूल में भेजा जाता था। इसका मतलब साफ था कि गांडे उस स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का था। यूनकी ने वीज़म को समझाया कि ऐसे इंसान को दुश्मन बनाना समझदारी नहीं होगी। अगर हो सके तो उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी यूनकी की नज़र सुनजुन और उसके साथियों पर पड़ी। वे चुपचाप गांडे का पीछा कर रहे थे। ये देखकर यूनकी तुरंत अपना बैग उठाकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा ताकि पता लगा सके कि वे क्या करने वाले हैं। उधर गांडे को भी पहले से एहसास हो चुका था कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो जानबूझकर एक बंद गली में जाकर रुक गया और वहीं खड़ा होकर उनका इंतजार करने लगा। सामने सुनजुन और उसके साथी आकर खड़े हो गए। गांडे ने एक बार फिर शांत आवाज में कहा कि वो सिर्फ इस स्कूल में आराम से पढ़ना चाहता है और किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता। लेकिन सुनजुन का फैसला साफ था, वो इस लड़ाई को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने देना चाहता था। अब गांडे के पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए अपनी इज्जत की खातिर उसे संकुन और जूनो दोनों से लड़ना पड़ता है। लड़ाई शुरू होते ही गांडे पूरी तरह उन पर भारी पड़ जाता है। दोनों पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उसके सामने टिक नहीं पाते। कुछ ही देर में संगकुन और जूनो बुरी तरह हार जाते हैं। ये देखकर उनके साथ आए बाकी लड़के भी डर जाते हैं और चुपचाप रास्ते से हट जाते हैं। गांडे बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी यूनकी उसके पीछे दौड़कर उसे आवाज देता है। वो पहले रूफटॉप वाली गलतफहमी के लिए एक बार फिर माफी मांगता है। इसके बाद वो अपना फोन दिखाता है जिसमें उसने गांडे की पूरी फाइट रिकॉर्ड कर ली थी। हालांकि यूनकी साफ कह देता है कि वो यह वीडियो किसी को दिखाने या उसकी शिकायत करने के लिए नहीं बना रहा। वो सिर्फ इतना चाहता है कि गांडे पर उसका एक एहसान रहे। अगर कभी भविष्य में उसे मदद की जरूरत पड़े तो गांडे उसका साथ दे। उधर रात को जैसे ही वीज़म घर पहुंचता है, उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। मिड टर्म एग्जाम में खराब नंबर आने और सीआरएम स्कूल में बार बार लेट पहुंचने की वजह से सुह्युक का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो फिर से वीज़म पर हाथ उठाने ही वाला होता है, लेकिन तभी डाबिन बीच में आ जाती है। वो सुह्युक को रोकते हुए कहती है कि बेटे को हर बात पर मारना बंद करो। अगर वो इसी तरह दबाव डालता रहा तो वीज़म भी डिप्रेशन में जा सकता है। इसी बीच शहर के एक पुराने पुल के नीचे दान नाम का गुंडा 2 मोटे छात्रों से पैसे लूट रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो गुस्से में दोनों को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। तभी वहां फिर से लाल मास्क पहने वही 2 लड़के पहुंचते हैं, यानी वीज़म और यूनकी। यूनकी दोनों छात्रों को वहां से हट जाने का इशारा करता है, लेकिन वे लोग दूर जाने की बजाय पूरी घटना अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद दान और उसके साथी हार जाते हैं, लेकिन दान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता। वो चुपके से जमीन पर पड़ा एक डंडा उठाता है और पीछे से वीज़म पर हमला करने दौड़ पड़ता है। ये देखकर वीज़म का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है।
वह दान को लगातार मारने लगता है। दान की हालत देखकर वीज़म के दिमाग में अपने पुराने हिंसक पल ताज़ा हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हर मुक्के के साथ उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा बाहर निकल रहा है। वो खुद पर से कंट्रोल खोने लगता है और पहले से भी ज्यादा बेरहमी से हमला करता रहता है। शुरुआत में यून की ये सब देखकर खुश होकर ताली बजाता है, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे एहसास होता है कि अब मामला हाथ से निकल रहा है। वीज़म पूरी तरह अपना आपा खो चुका है। यून की तुरंत दौड़कर उसे पीछे खींचता है, लेकिन वीज़म गुस्से में जमीन से वही डंडा उठा लेता है और यूनकी की बात पूरी तरह अनसुनी कर देता है। वो ठंडे चेहरे के साथ दान की तरफ बढ़ता है। यूनकी डर जाता है कि कहीं वीज़म सच में कोई बहुत बड़ा कदम न उठा ले, लेकिन आखिरी पल में वीज़म दान पर हमला करने की बजाय पास रखे लकड़ी के ढांचे पर पूरी ताकत से डंडा दे मारता है। तब जाकर यून की राहत की सांस लेता है। वहां से निकलने के बाद वीज़म अचानक यूनकी से पूछता है कि क्या उसने कभी सिगरेट पी है। यूनकी बताता है कि मिडिल स्कूल के समय वो सिगरेट पीता था, लेकिन बहुत पहले छोड़ चुका है। उसके मुताबिक सिगरेट से सिर्फ गला खराब होता है। तभी वीज़म अभी हुई लड़ाई को याद करता है और कहता है कि इस समय उसका बहुत मन कर रहा है कि वो भी एक सिगरेट पीकर देखे। यूनकी को अभी कुछ देर पहले वाला वीज़म याद आता है। वो गंभीर होकर पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या था, वो इतना गुस्से में क्यों आ गया था। अगर उसे नहीं रोका जाता तो आज बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। यूनकी कहता है कि अभी उसका व्यवहार भी उन गुंडों जैसा ही लग रहा था जिनके खिलाफ वे लड़ रहे हैं। यह सुनकर वीज़म पलटकर पूछता है कि क्या अब उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। आखिर शुरुआत में इसी मिशन में शामिल होने का आइडिया भी तो यूनकी का ही था। दोनों के बीच माहौल काफी तनाव भरा हो जाता है। तभी अचानक यूनकी के फोन पर एक कॉल आती है। उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में भर्ती हिंते को आखिरकार होश आ गया है। ये खबर सुनते ही यूनकी जल्दी से वीज़म को कपड़े बदलने के लिए कहता है और खुद फौरन हॉस्पिटल की तरफ भाग जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर जब वो देखता है कि हिंते अब उसे पहचान रहा है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोस्त से मिलकर लौटते समय यूनकी को उन बदमाशों की याद आती है जिन्होंने हिंते की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब उन गुंडों में से सिर्फ आखिरी 2 लोग ही बचे थे जिनसे अभी हिसाब करना बाकी था। उधर वीज़म के घर में सुह्युक जैसे ही वापस आता है, वो डाबिन से कहता है कि कल किसी को बुलाकर वीज़म के बड़े भाई का कमरा पूरी तरह साफ करवा दिया जाएगा। सुह्युक को लगता है कि उसी कमरे की वजह से वीज़म का ध्यान पढ़ाई से भटक रहा है। ये सुनकर डाबिन हैरान रह जाती है। वो जानती थी कि उस कमरे से जुड़ी यादें दर्दनाक हैं, लेकिन अब सुह्युक सिर्फ वीज़म के भविष्य के बारे में सोच रहा था। तभी डाबिन उससे पूछती है कि क्या उसने कभी ये भी देखा है कि वीज़म हर रोज चेहरे पर चोट लेकर घर लौटता है या फिर उसकी नज़र सिर्फ नंबरों पर ही रहती है। डाबिन को शक था कि वीज़म भी अपने बड़े भाई की तरह अंदर का तनाव निकालने के लिए लड़ाइयों में पड़ने लगा है। इसी दौरान वीज़म घर लौट आता है। जैसे ही वो अंदर आता है, सुह्युक उससे उसका म्यूजिक प्लेयर मांग लेता है। डाबिन इशारे से वीज़म को कमरे में जाने के लिए कहती है, लेकिन सुह्युक उसे वापस रोक लेता है। सुह्युक कहता है कि ये म्यूजिक प्लेयर उसके बड़े भाई की सबसे कीमती चीज थी और वो चाहता है कि वीज़म भी अपने भाई जैसा बने। ये सुनकर वीज़म अपने पिता से पूछता है कि क्या उन्हें सच में पता है कि उसका भाई इस म्यूजिक प्लेयर को इतना क्यों पसंद करता था। फिर वह खुद जवाब देता है कि उसके भाई ने कहा था, जब मैं हेडफोन पहनता हूँ तो मैं ऐसी जगह पहुँच जाता हूँ जहाँ पापा नहीं होते। इसके बाद वीज़म सीधे अपने पिता की आंखों में देखकर कहता है कि उसके भाई की मौत के असली जिम्मेदार वही हैं। ये सुनते ही उसके माता पिता बिल्कुल सन्न रह जाते हैं। उसी समय वीज़म को अपने भाई की एक डरावनी याद दिखाई देती है। उसे लगता है जैसे उसका भाई उसका गला दबा रहा हो। तब पता चलता है कि दुनिया छोड़ने से पहले उसका बड़ा भाई कई बार वीज़म को भी बहुत परेशान और प्रताड़ित करता था। रात होते ही वीज़म और यूनकी फिर से दान को ढूंढने निकलते हैं। जाने से पहले यूनकी उसे समझाता है कि पिछली बार की तरह अपना आपा मत खो देना, क्योंकि अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक लगने लगा है। दोनों जैसे ही उस ठिकाने के अंदर पहुंचते हैं, देखते हैं कि दान पहले से उनका इंतजार कर रहा था। उसने इस बार पहले से कहीं ज्यादा लोगों को बुला रखा था। यूनकी को तुरंत समझ आ जाता है कि मामला गड़बड़ है, लेकिन वीज़म बिना डरे आगे बढ़ जाता है। कुछ देर तक लड़ाई चलती है, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वीज़म और यूनकी आखिरकार कमजोर पड़ जाते हैं। दान के लोग दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर दान अपने आदमी से पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड करवाता है और सबसे पहले यूनकी का मास्क उतारता है। चेहरा देखते ही वो उसे पहचान लेता है और हंसते हुए कहता है कि क्या वो हिंते का बदला लेने आया है। वो यूनकी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे अपनी औकात तक नहीं पता। अब बारी वीज़म का मास्क उतारने की आती है। दान उसे पहचान नहीं पाता। तभी वीज़म खुद मुस्कुराकर कहता है, मैं हूँ स्कूल का सुपर हीरो। उसकी ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं।
वीज़म इसी मौके का फायदा उठाता है और अचानक हमला कर देता है। वो किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है। फिर वो और यून की तेजी से खिड़की की तरफ भागते हैं। यून की एक कुर्सी उठाकर खिड़की का शीशा तोड़ देता है और दोनों वहीं से कूदकर भाग निकलते हैं। लेकिन दान और उसके लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते। वे भी तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तभी इत्तेफाक से डिलीवरी वैन चला रहा सुनजुन वहां से गुजर रहा होता है। वह दोनों को जान बचाकर भागते देख लेता है। बिना देर किए वो अपनी गाड़ी उनकी तरफ मोड़ देता है और दोनों को बैठाकर वहां से निकाल लेता है। उसकी मदद की वजह से वीज़म और यून की सुरक्षित बच निकलते हैं। सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद यून की वीज़म को सब कुछ समझाना चाहता है, लेकिन वीज़म कहता है कि अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दान की बातों से उसे समझ आ चुका है कि यून की असल में अपने पुराने दोस्त का बदला लेना चाहता था। इसके बाद वीज़म अचानक सुनजुन से पूछता है कि क्या वो आज रात उसके यहाँ रुक सकता है। वो इस हालत में घर नहीं जाना चाहता था। सुनजुन भी उसे अपने घर ले जाने से डरता है, इसलिए आखिर में दोनों बॉक्सिंग जिम में ही रात बिताते हैं। रात को सुनजुन वीज़म को समझाता है कि अब उसे लड़ाई झगड़े छोड़ देने चाहिए और यूनकी से भी दूरी बना लेनी चाहिए। वो कहता है कि पहले की तरह हेडफोन लगाकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। डर खत्म होने के बाद लड़ाई करना आसान लगने लगता है और फिर इंसान को इसकी आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे वो खुद लड़ाई ढूंढने लगता है। अगर सच में उसे फाइटिंग पसंद है तो बाहर गुंडों से भिड़ने की बजाय बॉक्सिंग सीखनी चाहिए। इसी बातचीत के दौरान वीज़म के फोन पर कई बार कॉल आती है, लेकिन वो किसी का भी जवाब नहीं देता। आखिर में वो अपने पिता को सिर्फ एक मैसेज भेज देता है कि आज रात वो अपने दोस्त के साथ बिलियर्ड्स क्लब में रुक रहा है। उधर हार खाए गुंडे कीसू के पास पहुंचते हैं और उसे लाल मास्क पहनने वाले उन दो लड़कों के बारे में बताते हैं। दान उसे वो वीडियो भी दिखाता है जो उसने रिकॉर्ड किया था। वीडियो देखते ही कीसू की दिलचस्पी खास तौर पर उस लड़के में बढ़ जाती है जिसने खुद को स्कूल सुपर हीरो कहा था। वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि इनाम की रकम बढ़ानी होगी। हानसू के परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए ये सौदा तुरंत तय हो जाता है। अगले दिन कीसू सीधे वीज़म के स्कूल पहुंचता है। वो एक लड़के को पकड़कर रास्ता पूछता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता। ये बात कीसू को गुस्सा दिला देती है। तभी संगकुन को खबर मिलती है कि कोई उसके इलाके में दबंगई दिखा रहा है। वो उस लड़के को घसीटते हुए कीसू के पास ले आता है। कीसू संगकुन को देखकर कहता है कि जाकर यूनकी को यहाँ बुलाओ। संगकुन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे यकीन नहीं होता कि कोई उसे आदेश दे रहा है। जब वो बात नहीं मानता तो कीसू उसी समय उसे सबक सिखा देता है। संगकुन भी जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन वो कीसू के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाता। आखिर में कीसू उसकी एक टांग तोड़ देता है। ये देखकर उसके बाकी साथी डर जाते हैं और तुरंत यूनकी को बुलाने दौड़ पड़ते हैं। यूनकी के साथ वीज़म भी वहां पहुंच जाता है। वीज़म आते ही कीसू से लड़ना चाहता है, लेकिन यूनकी उसे रोक देता है। वो कहता है कि ये उसका निजी हिसाब है और इसे वो खुद निपटाएगा। कीसू को सामने देखकर यूनकी की आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगती हैं। उसे याद आता है कि कभी कीसू ने उसे और हिंते को मजबूर किया था कि वे दूसरे छात्रों से पैसे लूटें। उस समय यूनकी ने अपना पैसा देकर झूठ बोल दिया था कि उसने सबकी लूट पूरी कर ली है, लेकिन हिंते ने साफ मना कर दिया था। उसने सच सच कह दिया था कि उसने किसी को नहीं लूटा। यही बात उन गुंडों को भड़काने के लिए काफी थी। उन्होंने यूनकी को जाने दिया, लेकिन हिंते को वहीं रोक लिया। यूनकी चिंता से उसकी तरफ देख रहा था। हिंते ने उसे इशारे से कहा कि वो बिना फिक्र किए चला जाए। यूनकी वहां से निकल तो गया, लेकिन कुछ ही कदम बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वापस दौड़ पड़ा। तभी उसे ऊपर छत से जोरदार शोर सुनाई दिया। उसने सिर उठाकर देखा तो गुंडों ने हिंते को पकड़कर बिल्डिंग की छत के बिल्कुल किनारे तक धकेल दिया था। यूनकी अपने दोस्त हिंते को बचाना चाहता था, लेकिन उस समय उसके हाथ बिल्कुल बंधे हुए थे। वो कुछ भी नहीं कर सका और बस अपनी आंखों के सामने हिंते को नीचे गिरते हुए देखता रह गया। अब वापस वर्तमान में आकर यूनकी ने तय कर लिया कि इस बार वो किसी से डरकर पीछे नहीं हटेगा। उसने बिना एक पल गंवाए सीधे कीसू पर हमला कर दिया। कीसू ने उसे बेहद हल्के में लिया। उसने सिर्फ कुछ ही वार किए और यूनकी हवा में उछलकर दूर जा गिरा। इसके बाद कीसू की नजर वीज़म पर पड़ी। उसने पूछा कि क्या यूनकी उसे अपने साथ बदला लेने के लिए लाया है, लेकिन वीज़म ने साफ कहा कि उसे उनके पुराने झगड़ों से कोई मतलब नहीं है। उसे बस ऐसे गुंडों से नफरत है, इसलिए वो उन्हें सबक सिखाना चाहता है। इतना बोलते ही वो पूरी ताकत से कीसू की तरफ दौड़ पड़ा। शुरुआत में कीसू ने वीज़म को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए उसे कई जोरदार चोटें खानी पड़ी। लेकिन जैसे ही कीसू ने पूरी ताकत लगानी शुरू की, लड़ाई का पासा पलट गया। वीज़म जल्दी ही कमजोर पड़ने लगा और लड़ते लड़ते कीसू ने उसका एक हाथ भी तोड़ दिया। टूटा हुआ हाथ पकड़कर वीज़म दर्द से जमीन पर लौटने लगा।
कीसू यहीं नहीं रुका, उसने उसी टूटे हुए हाथ पर पूरी ताकत से पैर रख दिया और बोला कि दोस्त हमेशा सोच समझकर चुनने चाहिए। अगर गलत लोगों का साथ दोगे तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज भी बन सकते हो। इसके बाद कीसू ने पास पड़ी गिटार उठा ली और वीजम के दोनों पैर ऊपर करके उसे बुरी तरह घायल करने की तैयारी करने लगा। उसी समय वहां गांडे पहुंच गया। उसने कीसू को रोकते हुए कहा कि अब और हंगामा मत करो। कीसू उसे अच्छी तरह पहचानता था, मन तो उसका बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी वो गांडे की बात मानकर वहां से चला गया। जाते जाते वो वीजम का म्यूजिक प्लेयर भी उठा ले गया और मुस्कुराते हुए बोला कि अगर इसे वापस चाहिए तो खुद आकर ले लेना। गांडे ने यूनकी की तरफ देखा और कहा कि अब उसका एहसान पूरी तरह उतर चुका है। वीजम दर्द से जमीन पर पड़ा था और उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा था। तभी उसे अपने बड़े भाई सुगम की याद आने लगी। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का समय उसके भाई के लिए सबसे मुश्किल दौर था। पिता हर समय उस पर पढ़ाई का दबाव डालते रहते। जब भी वो पढ़ाई खत्म करता, सीधे वीजम के पास आता और उसका गला दबाने लगता। एक दिन वीजम ने किसी तरह उसके हेडफोन छीन लिए। तभी जैसे सुगम अचानक होश में आया, लेकिन अगले ही पल उसने अजीब सी हंसी हंसते हुए फिर से वीजम को पीटना शुरू कर दिया। जब डाबिन को इस बात का पता चला, तब उन्होंने उसे रोकने की जगह उसी को दिलासा दिया। सुगम जब भी तनाव में होता, अपना सारा गुस्सा वीजम पर निकाल देता था। बाद में जब उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, तब वीजम को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 1 महीने बाद ही सुगम घर लौटा और बोला कि वो पढ़ाई छोड़ना चाहता है। ये सुनकर पिता बुरी तरह गुस्सा हो गए और उसे खूब डांटा। उसी रात सुगम फिर वीजम के कमरे में आया। वीजम को लगा कि आज भी वो उसे मारने आया है, लेकिन इस बार वो चुपचाप उसके पास बैठ गया और उससे बातें करने लगा। अपना म्यूजिक प्लेयर वीजम के पास छोड़कर वो अपने कमरे में वापस चला गया। कुछ ही देर बाद उसने खिड़की से छलांग लगा दी। अचानक वीजम की आंख खुली। वो इस समय हॉस्पिटल में था। हमेशा की तरह यूनकी ने फिर झूठ बोल दिया कि वीजम सीढ़ियों से गिर गया था, लेकिन इस बार उसके पिता ने उस बात पर भरोसा नहीं किया। जैसे ही वीजम होश में आया, उसके पिता ने उससे पूछा कि आखिर ये सब किसने किया। उन्होंने कहा कि जिसने भी उनके बेटे की ये हालत की है, उसे वे सीधे जेल भिजवा देंगे। वीजम ने अपने पिता की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा कि ये सब हांसू ने किया है। वो जानना चाहता था कि अब उसके पिता हांसू के खिलाफ क्या करेंगे, लेकिन जैसे ही हांसू का नाम आया, उसके पिता एकदम खामोश हो गए। अगले दिन उसके पिता सीधे स्कूल पहुंचे और वीजम का नाम कटवाने की अर्जी दे दी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही वीजम को अमेरिका पढ़ने भेज दिया जाएगा। उधर स्कूल के बाद यूनकी अपने दोस्त हिंते से मिलने हॉस्पिटल गया। अब हिंते पहले से ज्यादा होश में था, लेकिन वो अभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकता था। यूनकी ने उससे पूछा कि क्या वो उससे नाराज है क्योंकि उसे उस दिन वापस नहीं जाना चाहिए था। हिंते ने बताया कि सच तो कुछ और ही था। कीसू और उसके गुंडों ने आपस में शर्त लगाई थी कि यूनकी वापस आएगा या नहीं। जब यूनकी सच में लौट आया, तब कीसू ने फैसला किया कि वो यूनकी को सजा देगा और हिंते को छोड़ देगा। हिंते नहीं चाहता था कि यूनकी उसकी वजह से मुसीबत में पड़े, इसलिए उसने जानबूझकर गुंडों को गुस्सा दिलाया। तभी कीसू ने गुस्से में उसे छत के किनारे तक खींच लिया था। पूरी सच्चाई जानने के बाद यूनकी के दिल का बोझ काफी हल्का हो गया। उस रात वीजम को फिर से अजीब अजीब चीजें दिखने लगी। उसे लगा कि उसका बड़ा भाई उसके सामने खड़ा है। जैसे ही सुगम मुड़कर चलने लगा, वीजम भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद डाबिन की नींद खुली, लेकिन कमरे में वीजम कहीं दिखाई नहीं दिया। वह घबराकर उसे पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने लगी। आखिर जब वो छत पर पहुंचा, तो ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि वीजम रेलिंग पर बैठा हुआ था। अपने बड़े बेटे की मौत याद आते ही डाबिन डर से कांपने लगी। वो रोते हुए वीजम से नीचे उतर आने की विनती करने लगी। उन्होंने कहा कि वो अपने दोनों बेटों की रक्षा नहीं कर सकी। उन्हें पता था कि दोनों बच्चे पिता के दबाव में टूट रहे थे। उन्हें ये भी मालूम था कि उनके पति बहुत ज्यादा सख्त थे, लेकिन नाम और शोहरत की चाह में उन्होंने भी अपने बच्चों को सब कुछ सहने पर मजबूर किया। रोते रोते डाबिन की हालत बिगड़ने लगी। उनकी सांसें तेज चलने लगी और वो अपना सीना पकड़कर जमीन पर बैठ गईं। तभी किसी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें संभाला। उन्होंने ऊपर देखा तो वीजम अब रेलिंग से नीचे उतर चुका था। ये देखकर डाबिन ने उसे कसकर गले लगा लिया। इसके बाद माँ और बेटा दोनों वापस हॉस्पिटल के कमरे में पहुंचे, लेकिन कमरे का दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि पिता पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने बिना किसी की राय पूछे ऐलान कर दिया कि वीजम को अमेरिका भेजा जाएगा। वीजम ने साफ मना कर दिया कि वो स्कूल नहीं बदलेगा, लेकिन पिता ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। तब डाबिन अपने पति को कमरे से बाहर ले गई और कहा कि वो अपने एक बेटे को लगभग खो चुकी हैं। अब वो किसी भी हालत में दूसरे बेटे की रक्षा खुद करेंगी। अगले दिन गांडे स्कूल जा रहा था
कि रास्ते में कीसू के भेजे हुए कई गुंडों ने उसे घेर लिया। वे सब पिछले अपमान का बदला लेने आए थे। गांडे ने सोचा कि इस झगड़े को जल्दी खत्म करना होगा, इसलिए उसने बिना समय गंवाए उन छोटे मोटे गुंडों को पीटना शुरू कर दिया। लेकिन तभी वहां उनसे भी ज्यादा खतरनाक लड़कों का एक और बड़ा ग्रुप पहुंच गया। लड़ाई के बीच मौका देखकर उनमें से एक ने पीछे से गांडे के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसका सिर चकराने लगा। तभी एक और गुंडा तेजी से आया और उसने गांडे को पीछे से कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से गांडे को जमीन पर पटक दिया। इतनी जोरदार टक्कर लगी कि उसका कंधा अपनी जगह से खिसक गया। सामने इतने सारे लोग फिर से हमला करने के लिए बढ़ रहे थे। गांडे ने तुरंत वहां से निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। वो मुश्किल से कुछ कदम ही भाग पाया था कि सामने कीसू आ गया। उसने जोरदार किक मारकर गांडे को फिर से गिरा दिया। अब कीसू का असली खेल शुरू हो चुका था। वो गांडे से अकेले लड़ना चाहता था। कीसू को पता चल गया था कि गांडे का कंधा उतर चुका है, इसलिए वो बार बार उसी जगह निशाना बनाकर वार करने लगा। लेकिन गांडे भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसे याद था कि कीसू का टखना अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। मौका मिलते ही उसने लगातार उसी पैर पर कई किक मारी। फिर उसने आगे बढ़कर कीसू के चेहरे पर भी कई घूंसे जड़ दिए, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा। गुस्से में कीसू फिर उसकी तरफ झपटा, लेकिन इस बार गांडे ने उसका गला पकड़ लिया। कुछ पल बाद कीसू ने हाथ पैर हिलाने बंद कर दिए। गांडे को लगा कि वो बेहोश होने वाला है, इसलिए उसने पकड़ ढीली कर दी। लेकिन ये सिर्फ कीसू की चाल थी। मौका मिलते ही उसने पलटवार किया, गांडे को जमीन पर गिराया और तब तक मुक्के बरसाता रहा जब तक वो पूरी तरह लड़ने लायक नहीं रहा। जाते जाते कीसू ने उसे चेतावनी दी कि आज के बाद किसी और के मामले में दखल देने की कोशिश मत करना। फिर उसने अपने आदमियों को बाकी काम खत्म करने का आदेश दिया और खुद गली से बाहर निकल गया। जब यूनकी को ये खबर मिली तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। वहां उसने देखा कि गांडे के पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थीं। दूसरी तरफ वीजम भी हॉस्पिटल से छुट्टी पाकर बाहर आ चुका था। डाबिन ने अपने और वीजम के लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था। फिलहाल वीजम वहीं आराम करेगा। डाबिन ने भी वापस काम पर जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि जब वीजम पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब स्कूल के बारे में सोचेंगे। अब वो चाहती थीं कि उनका बेटा थोड़ा खुलकर जिए, मुस्कुराए और जो करना चाहता है वही करे। इस बार वो हर फैसले में उसके साथ रहेंगी। उसी रात यूनकी कीसू के पास वीजम का म्यूजिक प्लेयर वापस लेने पहुंच गया। कीसू ये देखकर काफी खुश हो गया। वो यूनकी को पार्किंग एरिया में ले गया और बोला कि चलो शुरू करते हैं। यूनकी ताकत में उससे कमजोर था, लेकिन इस बार उसने कीसू को भी काफी चोट पहुंचाई। काफी देर लड़ने के बाद कीसू का मन भर गया। उसने म्यूजिक प्लेयर यूनकी को वापस दिया और कहा कि इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ। इधर वीजम अपने दादाजी के सामने खड़ा था। दादाजी पुलिस और एक साइकेट्रिस्ट को भी साथ लेकर डाबिन के अपार्टमेंट पहुंचे थे। उन्होंने बहाना बनाया कि डाबिन की मानसिक हालत ठीक नहीं है और वो परिवार के खिलाफ जा रही हैं। वीजम ने समझाने की कोशिश की कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन दादाजी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। डाबिन समझ गई कि अभी सीधा मुकाबला करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने तुरंत वकील स्यू को फोन किया और डॉक्टर के साथ जाने के लिए तैयार हो गईं। जाते समय उन्होंने वीजम की तरफ देखा और भरोसा दिलाया कि वो बहुत जल्द उसे लेने वापस आएंगी। वीजम बस बेबस होकर अपनी माँ को जाते हुए देखता रह गया। इसके बाद दादाजी उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। उन्होंने बताया कि अमेरिका में उसके लिए बहुत अच्छा स्कूल ढूंढ लिया गया है, तब तक उसे चुपचाप घर में रहना होगा। तभी वीजम के फोन पर यूनकी का कॉल आया। कार रेड लाइट पर रुकी तो उसने मौका देखकर दरवाजा खोला और भाग निकला। उसके पिता पीछे दौड़े, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। वो बस वीजम को दूर जाते हुए देखते रह गए। वीजम सीधे उस जगह पहुंचा जहां यूनकी ने मिलने के लिए बुलाया था। यूनकी ने मुस्कुराकर उसका म्यूजिक प्लेयर वापस किया और कहा कि उसकी वजह से वीजम को जितनी परेशानी हुई उसके लिए वो माफी चाहता है। उसने ये भी बताया कि उसने म्यूजिक प्लेयर की थोड़ी मरम्मत कर दी है, अब ये फिर से ठीक से काम करेगा। यूनकी जानता था कि वीजम जल्द ही अमेरिका जाने वाला है, शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। वीजम ने हेडफोन लगाए। जैसे ही उसके कानों में गाना बजा, उसे अपने बड़े भाई सुगम की याद आने लगी। अगली सुबह वीजम सीधे कीसू के स्कूल पहुंच गया और गेट पर उसका इंतजार करने लगा। जैसे ही कीसू बाहर आया, वीजम को देखकर वो हैरान रह गया। उसने वीजम से अपने साथ चलने को कहा, लेकिन वीजम ने मना कर दिया। उसने कहा कि फैसला यहीं होगा। कीसू ने उसके हाथ पर चढ़ा, प्लास्टर देखा और उसका मजाक उड़ाने लगा। लड़ाई शुरू होते ही कीसू ने वीजम को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वीजम चकरा गया। दोनों लड़ते लड़ते मेन रोड तक पहुंच गए।
काफी देर बाद कीसू खुद थकने लगा। यही मौका देखकर वीज़म ने पलटवार किया। उसका एक जोरदार मुक्का कीसू को और भड़का गया। कीसू ने उसे पकड़कर पास खड़ी कार की तरफ पूरी ताकत से फेंक दिया। वीज़म का शरीर सीधे कार के शीशे से टकराया और शीशा चकनाचूर हो गया। आसपास खड़े लोग डरकर पीछे हट गए। कीसू हंसते हुए बोला कि लड़ाई ही तनाव निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। वो वीज़म के पास आया और पूछा कि क्या अब मज़ा आ रहा है। फिर उसने कहा कि वे दोनों लड़ना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वे दोनों अंदर से टूट चुके हैं। कीसू की ये बात सुनकर वीज़म को अपने पिता की याद आ गई। वो हल्का सा मुस्कुराया और किसी तरह दोबारा खड़ा हो गया। उसने कहा कि वो कभी भी कीसू जैसा इंसान नहीं बनेगा। इसके बाद दोनों फिर एक दूसरे पर टूट पड़े। इस बार वीज़म ने अपने प्लास्टर चढ़े हाथ से कीसू के सिर पर जोरदार वार किया। तुरंत उसके सिर से खून बहने लगा। फिर वीज़म ने अपने हाथ का बचा हुआ प्लास्टर खुद ही उतार फेंका और पूरी ताकत से आखिरी मुक्का मारा। कीसू सीधा जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर पड़े पड़े उसकी नज़र वीज़म के म्यूजिक प्लेयर पर गई। उसने कहा कि वे दोनों भी उसी मशीन की तरह हैं। दोनों पूरी तरह टूट चुके हैं और अब उन्हें कोई ठीक नहीं कर सकता। लेकिन वीज़म ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। वो लगातार उसके चेहरे पर मुक्के बरसाता रहा। कीसू ने वीज़म की हालत देखकर अंदाजा लगा लिया कि शायद उसे भी अपने ही घरवालों से मार और तकलीफ मिली है। उसने उसे एक बेचारा इंसान कहा। ये सुनते ही वीज़म गुस्से में चिल्लाया और उसे चुप रहने को कहा। उसी पल वीज़म को फिर से भ्रम होने लगा। उसे लगा कि सामने पड़ा कीसू अचानक उसके बड़े भाई सुगम में बदल गया है। अगले ही पल वही चेहरा उसके पिता का बन गया। फिर कुछ सेकंड बाद उसे अपना ही चेहरा दिखाई देने लगा। गुस्से में उसने पूरी ताकत से वार किया। वो इन सभी भ्रमों को खत्म कर देना चाहता था। देखने वालों को लगा कि अब वो अपना आपा पूरी तरह खो चुका है, लेकिन आखिरी पल में उसने खुद को रोक लिया। ये देखकर कीसू भी हैरान रह गया। कीसू चाहता था कि वीज़म इस लड़ाई का अंत अपने हाथों से करे। वीज़म के चेहरे पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आई। उसने धीरे से अपने हेडफोन कानों पर लगाए और फिर दोबारा कीसू की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो आखिरी वार करने वाला था, तभी यूनकी और उसके पिता सुह्युक वहां पहुंच गए। यूनकी ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा कि अब बस करो, यहीं खत्म कर दो। दूसरी तरफ सुह्युक पूरी तरह घबरा चुके थे। उन्होंने अपने बेटे को पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था। अचानक वीज़म शांत हो गया। उसने अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसी पल उसे अपना वो सपना याद आ गया। उसे याद आया कि उसे हमेशा नीला खुला आसमान कितना पसंद था और अब वो पहली बार हवाई जहाज में सफर करने वाला था। फिर उसने अपने पिता की तरफ देखा। अगले ही पल उसने सबको चौंकाते हुए कीसू के सीने पर एक जोरदार पैर मारा। कुछ समय बाद वीज़म की माँ ने उसके लिए एक नया स्कूल ढूंढ लिया। ये वही खास स्कूल था जहाँ पहले गांडे पढ़ता था। जिस दिन वीज़म को वहाँ भेजा जा रहा था, डाबिन ने उसे प्यार से कहा कि अपना ध्यान रखना, वो यहीं उसका इंतजार करेंगी और उसके लौटने का दिन देखेंगी। वीज़म बस में जाकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि उसके बगल वाली सीट पर यूनकी पहले से बैठा हुआ है। यूनकी ने भी उसी स्कूल में ट्रांसफ़र होने की अर्जी दे दी थी। थोड़ी देर बाद बस स्कूल के गेट पर पहुंच गई। जैसे ही बस रुकी, होमरूम टीचर ने सभी छात्रों को नीचे उतरने का आदेश दिया। कुछ लड़के अभी भी सो रहे थे, इसलिए टीचर ने उन्हें जगाने के लिए सीधे मारपीट का सहारा लिया। वीज़म और यूनकी दोनों स्कूल के बड़े गेट को देखते रहे। अब उनकी नई जिंदगी यहीं से शुरू होने वाली थी। इस स्कूल का नियम बहुत अलग था। यहाँ हर छात्र को लड़ते लड़ते टॉप 10 तक पहुँचना पड़ता था, तभी उसे यहाँ से ट्रांसफ़र होने का मौका मिलता था। यानी आगे उनके सामने और भी खतरनाक लड़ाइयाँ और कई बड़े चैलेंज आने वाले थे। तो दोस्तों, हाई स्कूल हीरोज़ की कहानी का पहला भाग यहीं ख़त्म होता है। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए हमें इसके दूसरे भाग का इंतज़ार करना होगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली शानदार कहानी के साथ।